हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके फेवरेट लर्निंग प्लेटफॉर्म साइंस क्वेस्ट विद एनकेटी पर। तो आज हमारे इस वीडियो का टॉपिक है बच्चों एंटीबायोटिक्स। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं और इनका सही इस्तेमाल क्यों ज़रूरी है। तो अगर आप क्लास 10th, 11th, 12th या नीट की तैयारी कर रहे हैं या किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। तो चलिए बिना किसी डिले के हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल आता है कि व्हाट आर एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स होते क्या हैं? तो एंटीबायोटिक्स ऐसे केमिकल सब्सटेंस हैं जो कि नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं कुछ आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, जैसे कि बैक्टीरिया या फंजाई हो गए, या फिर इनको सेमी सिंथेटिकली या सिंथेटिकली भी लेबोरेटरीज में प्रिपेयर किया जाता है। जो एंटीबायोटिक्स हैं वो बैक्टीरिया को या तो किल करते हैं, जिनको हम बैक्टीरिसीडल कहेंगे, या फिर कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसे होते हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देते हैं, जिनको हम बैक्टीरियोस्टैटिक कहते हैं। और ये जो दोनों काम करते हैं एंटीबायोटिक्स, ये होस्ट को नुकसान पहुंचाए बिना ये काम करते हैं अगर एंटीबायोटिक्स को अप्रोप्रिएट अमाउंट में कंज्यूम किया जाए तो। अब जो टर्म है एंटीबायोटिक, ये आया है ग्रीक वर्ड से बना है, एंटी और बायोस। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट और बायोस का मतलब होता है लाइफ। तो एंटीबायोटिक्स का मतलब क्या हुआ? अगेंस्ट लाइफ, यानी कि लाइफ के खिलाफ। और ये मेनली किसके खिलाफ काम करते हैं? ये मेनली आपके बैक्टीरिया के खिलाफ काम करते हैं। बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ एंटीबायोटिक्स की, तो 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था सबसे पहला एंटीबायोटिक। वो क्या था? आपका पेनिसिलिन। और जिस फंगस से इसको डिस्कवर किया था उसका नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। 1940 में पेनिसिलिन को मास लेवल पे प्रोड्यूस किया गया था, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में इसको प्रोड्यूस किया गया, और ये पहला आपका सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला एंटीबायोटिक बना। 1943 में सेलमैन वेक्समैन ने डिस्कवर किया स्ट्रेप्टोमाइसिन, जो कि आपका सबसे पहला इफेक्टिव एंटीबायोटिक बना किसके खिलाफ? ट्यूबरक्लोसिस, यानी कि टीबी बीमारी के खिलाफ। अब हम जानेंगे एंटीबायोटिक के सोर्सेज क्या हैं। कि अभी हमने पढ़ा था कि एंटीबायोटिक हमें बैक्टीरिया, फंजाई या फिर सिंथेटिक या सेमी सिंथेटिक मेथड से मिलते हैं। तो जिन फंजाई से मिलते हैं उनका नाम हो गया आपका पेनिसिलियम स्पीशीज से मिलता है हमें पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। सिफेलोस्पोरियम जो फंजाई है उससे मिलता है हमें सिफेलोस्पोरिन्स। बैक्टीरिया की बात करें तो स्ट्रेप्टोमाइसीस ग्रीसियस से मिलता है हमें स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसीस स्पीशी से मिलता है टेट्रासाइक्लिन। और सैकरोपॉलीस्पोरा इरीथ्रिया से मिलता है हमें इरीथ्रोमाइसिन। सिंथेटिक या सेमी सिंथेटिक मेथड्स की बात करें तो उनसे हमें मिलता है अमोक्सिसिलिन, सिप्रोफ्लोजेक्सिन, अजीथ्रोमाइसिन। अब हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, वो भी किसके आधार पे? सबसे पहला जो आधार है हमारा एक्शन के बेसिस पे। तो दो टाइप हैं इसमें हमारे, बैक्टीरिसीडल एंटीबायोटिक्स और बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स। जो बैक्टीरिसीडल एंटीबायोटिक्स हैं वो ऐसे एंटीबायोटिक्स हैं जो बैक्टीरिया को किल करते हैं। एग्जाम्पल पेनिसिलिन, अमोक्सिसिलिन, सिप्रोफ्लोजेक्सिन, वैंकोमाइसिन। बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स वो एंटीबायोटिक्स हैं जो कि बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकते हैं और अलाउ करते हैं होस्ट के इम्यून सिस्टम को कि वो खुद उसको एलिमिनेट करे, यानी कि वो होस्ट के इम्यून सिस्टम को हेल्प करते हैं बैक्टीरिया को बॉडी से रिमूव करने के लिए। इसके एग्जाम्पल हो गए आपके टेट्रासाइक्लिन, इरीथ्रोमाइसिन, क्लोरामफेनिकोल। अब पहला आधार था हमारा एक्शन का, कि बेस्ड ऑन एक्शन के बेसिस पे दो टाइप्स हमने देखे। अब हम देखेंगे बेस्ड ऑन स्पेक्ट्रम के। तो इसमें भी हमारे दो टाइप्स होंगे, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स और नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं ये इफेक्टिव होते हैं अगेंस्ट वाइड रेंज ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जो ग्राम स्ट्रेन को रिटेन करते हैं उनको हम ग्राम पॉजिटिव कहते हैं, और जो बैक्टीरिया ग्राम स्ट्रेन को रिटेन नहीं करते उनको हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो है वो वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरिया के ऊपर काम करते हैं, जैसे कि टेट्रासाइक्लिन हो गया इसमें एक एग्जांपल, क्लोरामफेनिकोल, अमोक्सिसिलिन। और उसके बाद आएगा हमारे पास नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, जो कि आपके इफेक्टिव होता है कुछ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया के खिलाफ ही। एग्जाम्पल हो गया इसमें पेनिसिलिन जी, वैंकोमाइसिन। अब एक ख़ास बात आती है कि एंटीबायोटिक्स काम कैसे करते हैं, हाउ डू एंटीबायोटिक्स वर्क। तो एंटीबायोटिक्स जो हैं, जितने भी अलग अलग एंटीबायोटिक्स हैं वो अलग अलग तरीके से काम करते हैं।
एक तरीका हमारे पास है कि वो इनहिबिट कर देते हैं सेल वॉल के सिंथेसिस को, यानी कि बैक्टीरियल सेल वॉल का जो सिंथेसिस है उसी को रोक देंगे। तो ये आपकी क्या करेंगे, जब सेल वॉल के सिंथेसिस को रोक देंगे तो सेल वॉल जो है वो वीक हो जाएगा और बैक्टीरिया की इससे मौत हो जाएगी। एग्जाम्पल आ गए इसमें पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन्स, ये इस तरीके से काम करते हैं, यानी कि ये बैक्टीरियल सेल वॉल के सिंथेसिस को ही रोक देते हैं। दूसरा आ गया हमारे पास इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि ये बैक्टीरिया को जो है प्रोटीन बनाने से रोकेंगे। कैसे प्रोटीन? जो कि उनके ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं। तो ऐसे एंटीबायोटिक्स के एग्जाम्पल हो गए स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन। तीसरा तरीका हो सकता है कि दे इनहिबिट डीएनए और आरएनए सिंथेसिस, यानी कि एंटीबायोटिक्स डीएनए और आरएनए का सिंथेसिस ही रोक दें। तो इस टाइप के एंटीबायोटिक्स क्या करेंगे, ये बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल है उसी को कॉपी होने से, यानी कि रेप्लिकेट होने से रोक देंगे। जैसे कि आपका एग्जांपल आ गया इसमें आपका एग्जांपल आ गया पहला सिप्रोफ्लॉक्सासिन या फिर रिफाम्पिसिन। चौथा तरीका हो गया कि ये डैमेज कर देंगे बैक्टीरिया के सेल वॉल को, यानी कि ये एंटीबायोटिक्स बैक्टीरियल सेल वॉल को ही बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन को डैमेज कर देंगे। और इससे क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन जब डैमेज हो जाएगा तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी कंटेंट है, जो भी सेल के अंदर कंटेंट है, वो सारा का सारा लीक होने लग जाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया आपका, पॉलीमिक्सिन। अब हम बात करेंगे यूजेस ऑफ एंटीबायोटिक्स के, एंटीबायोटिक्स के यूज़ होते कहाँ कहाँ हैं। तो एंटीबायोटिक्स जो हैं वो बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं, जैसे कि निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफॉइड, कॉलेरा, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, स्किन इन्फेक्शंस, वुंड इन्फेक्शंस। इवन कुछ सर्जरी से पहले आपके एंटीबायोटिक्स का डोज भी दिया जाता है पेशेंट को, ताकि सर्जरी के दौरान कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। अब एक और नोट करने वाली बात यहाँ पे यह है कि एंटीबायोटिक्स इसके खिलाफ काम नहीं करता है। तो एंटीबायोटिक्स जो हैं दे डू नॉट वर्क अगेंस्ट किसके खिलाफ, मेनली वायरसेस के खिलाफ। तो वायरसेस के द्वारा ये सारे डिजीज़ कॉज किए जाते हैं। तो इनमें अगर हम एंटीबायोटिक्स का कंजम्पशन करते हैं, अगर इनमें हम एंटीबायोटिक्स कंज्यूम करेंगे तो उसका कोई असर हमें देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि कॉमन कोल्ड हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, कोविड-19 हो गया। कोविड-19 में भी एंटीबायोटिक काम नहीं करेंगे, काम तब करेगा उसमें अगर उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हुआ हो। मीज़ल्स, चिकन पॉक्स, डेंगू, इन सभी में एंटीबायोटिक कोई काम नहीं करते हैं, क्योंकि ये आपके वायरसेस के द्वारा बॉडी में आपके ये बीमारियां फैलाई जाती हैं, बैक्टीरिया के द्वारा नहीं। और यहाँ पे एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि एंटीबायोटिक्स हमेशा बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में ही, बैक्टीरियल डिजीज़ में ही कारगर साबित होते हैं। जितने भी वायरल बीमारियां हैं उनमें एंटीबायोटिक कोई काम नहीं कर पाता है। एंटीबायोटिक्स के साइड इफ़ेक्ट्स की बात करेंगे तो कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं कुछ पेशेंट्स में, जैसे कि नोशिया, यानी कि उबकाई आने लगेगी एंटीबायोटिक कंज्यूम करने के बाद, वॉमिटिंग, उल्टी जैसा होगा, डायरिया हो सकता है, यानी कि बहुत फ्रीक्वेंट लूज मोशंस हो जाएंगे, एलर्जिक रिएक्शंस हो सकती हैं बॉडी में, स्किन रैशेस हो सकते हैं और ईस्ट इन्फेक्शंस भी देखने को मिलेगा। यानी कि एंटीबायोटिक कंज्यूम करने के बाद जब हमारी बॉडी में गुड बैक्टीरियाज ख़त्म हो जाएंगे, जो कि ईस्ट को यानी कि फंगस को कंट्रोल करके रखते हैं, तो वो ख़त्म हो गए गुड बैक्टीरियाज, तो ईस्ट का जो नंबर है वो मल्टीप्लाई होने लग जाएगा, बढ़ने लग जाएगा, क्योंकि उनको कोई रोकने वाला नहीं है। तो ईस्ट इन्फेक्शंस हो सकते हैं। तो कुछ एंटीबायोटिक्स जो हैं आपके इवन लिवर को, किडनीज़ को भी अफेक्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ में सुनने की जो क्षमता है उसको भी हमारे अफेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, दैट इज़ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है क्या? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया में डेवलप हुई वो खासियत है, वो एबिलिटी है जो कि उस बैक्टीरिया को सर्वाइव करने की जो है आपकी प्रॉपर्टी यानी कि एबिलिटी प्रोवाइड करती है। ऐसा बैक्टीरिया जो पहले एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक से ख़त्म हो जा रहा था, मर जा रहा था, अब वो उस एंटीबायोटिक की प्रेजेंस में जीवित है यानी कि ज़िंदा है, तो उस बैक्टीरिया के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो चुका है। अब इसके कारण क्या हो सकते हैं, तो कॉजेज़ पे हम नज़र डालेंगे। सबसे पहला, ओवर यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स का अगर ज़्यादा यूज़ करें तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो सकता है बैक्टीरिया में। टेकिंग एंटीबायोटिक्स फॉर वायरल इन्फेक्शंस। अभी हमने देखा कि वायरल इन्फेक्शंस में एंटीबायोटिक कोई काम नहीं करता है, तो अगर आप वायरल इन्फेक्शन में भी एंटीबायोटिक कंज्यूम करेंगे तो बैक्टीरिया जो है आपकी बॉडी में नॉर्मली वो उसके खिलाफ रेजिस्टेंट हो जाएंगे।
नॉट कंप्लीटिंग द प्रिस्क्राइब्ड कोर्स, अगर डॉक्टर ने जो हमें कोर्स बताया है वो हम कंप्लीट ना करें तो इससे भी बैक्टीरिया क्या होगा, अधमरे हो जाएंगे बैक्टीरिया, कुछ मर जाएंगे कुछ जिंदा रह जाएंगे, जो जिंदा रह जाएंगे उनके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा और वो मल्टीप्लाई करने लगेंगे, फिर आपकी बॉडी में कोई बीमारी फैला देंगे। सेल्फ मेडिकेशन, खुद से हमें अगर हम खुद ही कंज्यूम करने लग जाएं, अपने ही विवेक का यूज़ करते हुए अगर हम यूज़ करने लगें एंटीबायोटिक्स को तो वो भी गलत है। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। इनकरेक्ट डोसेज, अब अगर हम डोज भी गड़बड़ ले रहे हैं, एक टाइम हमने ले लिया बहुत ज़्यादा, एक टाइम हमने ले लिया बहुत कम, तो उससे भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होने का खतरा बढ़ जाता है। अब हम बात करेंगे इसको कैसे रोका जाए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को। तो टेक एंटीबायोटिक्स ओनली ऑन अ डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर जितना बताए जैसे बताए उतना ही हमें लेना चाहिए एंटीबायोटिक। जो एंटीबायोटिक है उसका कोर्स हमें कंप्लीट करना चाहिए। कभी भी एंटीबायोटिक को दूसरे किसी नॉर्मल पर्सन के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, नहीं तो उनके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा। और एंटीबायोटिक्स का अननेसेसरी यूज़ हर बीमारी में नहीं करना चाहिए जब तक कि डॉक्टर हमें ना बोले। तो अभी हमने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में देखा। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आज के टाइम में बहुत ही बड़ी समस्या बन चुकी है कंट्री में, इवन वर्ल्ड वाइड हो चुकी है बहुत बड़ी ये प्रॉब्लम। अब हम देखेंगे कुछ कॉमन एग्जांपल्स। हमने अभी तक बहुत सारे नाम देखे एंटीबायोटिक्स के, उनमें से हम कुछ कॉमन एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि आपका हो गया पेनिसिलिन, इसका सोर्स है पेनिसिलियम। इसका यूज़ क्या है, ये थ्रोट और स्किन इन्फेक्शंस में यूज़ होता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक मिलता है हमें स्ट्रेप्टोमाइसिस से, ये ट्यूबरकुलोसिस में यूज़ होता है, यानी कि टीबी की बीमारी में यूज़ होता है। टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक मिलता है स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीशी से ही, ये एक्ने या फिर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस में यूज़ होगा। अमॉक्सिसिलिन सेमी सिंथेटिक है, ये ईयर, थ्रोट और चेस्ट इन्फेक्शंस में यूज़ होता है। और लास्ट है आपका सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ये सिंथेटिक है और ये आपका यूरिनरी ट्रैक्ट और इंटेस्टिनल इन्फेक्शंस में यूज़ किया जाता है। तो एंटीबायोटिक्स में हमने देखा कि एंटीबायोटिक्स मेनली किसके खिलाफ काम करते हैं, बैक्टीरिया के, वायरस के खिलाफ ये काम नहीं करते हैं। एंटीबायोटिक्स आपके बैक्टीरिसीडल हो सकता है या फिर बैक्टीरियोस्टैटिक हो सकता है। एंटीबायोटिक्स जो सबसे पहला डिस्कवर था उसका नाम था है आपका पेनिसिलिन, जो कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में डिस्कवर किया। अगर एंटीबायोटिक्स का मिसयूज़ किया जाए तो इससे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, जो कि एक मेजर ग्लोबल हेल्थ कंसर्न है, वो डेवलप हो सकता है। तो इसीलिए एंटीबायोटिक को हमेशा जो है प्रिस्क्राइब्ड इसका कोर्स ही हमें लेना चाहिए डॉक्टर के सलाह के बाद। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि एंटीबायोटिक्स का कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल साइंस क्वेस्ट विद एनकेटी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आप लोग ऐसे ही सिंपल और एग्ज़ाम ओरिएंटेड साइंस वीडियोस के लिए चैनल से जुड़े रहिए। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट टॉपिक। Till then, keep learning, keep growing, and keep exploring Science Quest with NKT. Thank you so much.